नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। जैसे ही परीक्षा का डेट कंफर्म हुआ, मैं आप सभी को उन सभी क्वेश्चनों को रिवीजन करा रहा हूँ जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी आपने इस वीडियो से पहले आपने एक वीडियो देखा जिसमें आईटीआई सेकेंड ईयर के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे थे, जिसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के जितने भी छात्र थे उन लोगों ने वीडियो देखा। काफ़ी क्वेश्चन उनका यहाँ पे मैच कर रहा था जो छात्र बैक का भी एग्जाम देने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, यदि आप आईटीआई फर्स्ट ईयर के छात्र हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए खास है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो बिल्कुल इजी है, लेकिन साथियों ये परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला क्वेश्चन जहाँ पे पूछा जा रहा है, विद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रिक करंट की इकाई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट की इकाई होती है एम्पियर। यहाँ पर ऑप्शन आपको सी देखने को मिलता है। अब यहाँ पे सूत्र के अनुसार आप क्या इसके यहाँ पर कैसे जान पाएंगे? तो यहाँ पे देखिए सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे आई बराबर होता है भी अपान आर। क्या होता है? आई बराबर भी अपान आर होता है। जहाँ पे आई साथियों आपका करंट होता है, भी जो होता है वोल्टेज होता है, और आर जो होता है प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, इस सूत्र से आप एक चीज यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं कि विद्युत धारा वह प्रवाह है जो किसी कंडक्टर से होकर गुजरता है। और यहाँ पे इसकी जो इकाई होती है एम्पियर होती है, और सूत्र आपका आई बराबर भी अपान आर होता है। इस सूत्र को आप ध्यान रखिएगा। इस पर और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कवर किया है, क्योंकि ये जो यहाँ पे सिंपल सिंपल जो क्वेश्चन है ये परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर साथियों आपका सही होता है ऑप्शन सी, एम्पियर। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि ओम का नियम क्या बताता है? साथियों ओम का नियम क्या है? ओम का नियम है भी बराबर आई आर। क्या है? भी बराबर आई आर। जहाँ पे भी जो है आपका वोल्ट है, आई जो है करंट है, और आर आपका प्रतिरोध है। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि ओम का नियम क्या बताता है? तो ये ओम का नियम है भी बराबर आई आर। जो ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है वो आपका ऑप्शन नंबर ए। और यही बताते कि यहाँ पे बात करें तो देखिए, बताने का मतलब उपयोग करने की बात किया जा रहा है, तो इसका उपयोग जो किया जाता है सर्किट में वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध की गणना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी आपसे सूत्र पूछा जाए तो आप भी बराबर आई आर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगला सवाल आप सभी के सामने है, 1 किलो वाट कितने वाट के बराबर होता है? ये तो सूत्र के अनुसार भी आप इसको देख सकते हैं, या आप यहाँ पे डायरेक्ट करना चाहें तो यहाँ पर 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट। मतलब कि यहाँ पे P बराबर भी आई का आप सूत्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि विद्युत शक्ति का सूत्र होता है P बराबर भी आई, जहाँ P आपका क्या है? पावर है। और यहाँ पे भी क्या है साथियों? वोल्टेज है। आई क्या है? करंट है। तो 1 किलो वाट बराबर कितना? 1000 वाट। ध्यान रखिएगा, ये काफी जो है ये रटने वाली चीज है। तो यहाँ पर साथियों आपका सही हो जाता है ऑप्शन बी, 1000 वाट। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि किस सिद्धांत के अनुसार विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एम्पियर सर्किट का नियम हमें ये बताता है कि किसी भी विद्युत धारा से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये हमको नियम बताता है, जो कि यहाँ पर वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये कौन सा नियम बताता है? तो एम्पियर सर्किट का नियम बताता है। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही दिया गया ऑप्शन नंबर डी। एम्पियर सर्किट का नियम जो है विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ये जो यहाँ पे सिद्धांत पूछा गया है, तो एम्पियर सर्किट का नियम है अर्थात एम्पियर सर्किट का सिद्धांत है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने है, सवाल नंबर 5, जिसमें पूछा जा रहा है, एक सोलेनॉइड
में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? जैसे कि करंट की मात्रा पर या टर्न्स की संख्या पर या दोनों, मतलब कि ए व बी दोनों ऑप्शन सही है या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो साथियों देखिए, जो सोलेनाइड होता है वो एक तार का क्वाइल होता है और ये करंट प्रवाहित करने पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये चुंबकीय क्षेत्र इसी के द्वारा उत्पन्न करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस पे निर्भर करती है? तो ये करंट की मात्रा पे निर्भर करती है और टर्न्स पर, मतलब कि जो क्वाइल टर्न्स होते हैं, जो यहाँ पे टर्न होते हैं उन पे निर्भर करती है। मतलब कि करंट की मात्रा और जो टर्न्स दिया गया ऑप्शन में वो हमारा ए बी दिया गया है और सी ऑप्शन में कहा जा रहा है कि ए व बी दोनों सही है, इसलिए यहाँ पर हम सी ऑप्शन मारेंगे करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया साथियों? कोई भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को। देखिए सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है? ये पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में कौन सा भाग बैक ईएमएफ उत्पन्न करता है? अब बैक ईएमएफ उत्पन्न करने वाला कौन सा भाग है? तो उसको बोला जाता है आर्मेचर वाइंडिंग। जी हाँ साथियों, जो बैक ईएमएफ होता है जिसको आप सूत्र में ईबी लिखते हैं, तो इसको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ईबी तब उत्पन्न होता है, मतलब कि बैक ईएमएफ तब उत्पन्न होता है जब आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है। और यहाँ पर आपका जो सही दिया गया वो ऑप्शन नंबर सही दिया गया है साथियों बी। और एक और आर्मेचर का सॉरी बैक ईएमएफ का काम होता है, ये जो करता है मोटर की सुरक्षा भी करता है और ओवरलोडिंग से बचाता भी है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में स्टार्टिंग टार्क सबसे अधिक किस में होता है? मतलब किस स्थिति में होता है? जैसे कि शंट मोटर में उस स्थिति में, या सीरीज में, या कंपाउंड में, या कोई नहीं। तो स्टार्टिंग टार्क जब सबसे अधिक की बात किया जाए तो आप सीरीज मोटर को कभी मत भूलिएगा, क्योंकि डीसी सीरीज मोटर का जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो बहुत ही अधिक होता है और इसका उपयोग ज़्यादातर जो किया जाता है ट्रेन में किया जाता है और जो क्रेन होती है, बड़ी बड़ी जो क्रेनें होती है उसमें भी किया जाता है और लिफ्ट में भी इसका ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है, सीरीज मोटर। क्लियर हो गया साथियों? क्वेश्चन काफी इजी था, केवल आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है साथियों सवाल नंबर 8, जिसमें पूछा जा रहा है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में कौन सी वाइंडिंग अधिक होती है? मतलब कि स्टेप अप में प्राइमरी वाइंडिंग अधिक होती है या सेकेंडरी, या दोनों समान होती है, या कोई नहीं। तो देखिए साथियों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर पूछ दिया गया, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी यहाँ पे तुलना किया जाए सेकेंडरी और यहाँ पे प्राइमरी की, वो भी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग का जो टर्न्स होता है उनकी संख्या अधिक होती है। अधिक होने का पीछे ये कारण है कि इससे क्या होता है कि आउटपुट वोल्टेज जो होता है अधिक मिलता है। तो आज जब आपको आउट वोल्टेज अधिक मिल रहा है तो उसके पीछे का कारण ये है कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसकी टर्न की संख्या अधिक है। इस तरह आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन में जो आपका सही दिया गया है वो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। क्लियर हो गया साथियों? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने है, ट्रांसफार्मर में कौन सा लॉस लोड पर निर्भर नहीं करता है? तो लोड पे जो निर्भर करता है नहीं करता है उसको बोला जाता है आयरन लॉस, क्योंकि इससे कोई भी यहाँ पे मतलब नहीं होता है। बाकी लोड पे कॉपर लॉस भी यहाँ पे करता है, निर्भर करता है, आयरन लॉस भी करता है। और यहाँ पर आपका दिया गया है सॉरी आयरन लॉस नहीं करता है, स्ट्रे लॉस करता है, ये आपका दिया गया है। तो हम यहाँ पे मारेंगे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्योंकि जो आयरन लॉस होता है वो ट्रांसफार्मर कोर में होता है और ये लोड पे निर्भर बिल्कुल भी नहीं करता है। बाकी जो कॉपर लॉस है ये जो होता है करंट यदि बढ़ता है या करंट पर ये निर्भर करता है, ऐसे भी कह सकते हैं। और जब भी लोड बढ़ता है तो इस पे प्रभाव भी बढ़ता है, तो लोड बढ़ने पर ये बढ़ता है। तो यहाँ पे कोई प्रभाव जो नहीं पड़ता है, कोई निर्भर नहीं करता है, वो होता है आयरन लॉस, जो कि ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। क्लियर हो गया साथियों? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने है, घरों में इस्तेमाल होने वाले एसी वोल्टेज कितने वोल्ट का होता है? देखिए ये बिल्कुल सिंपल और साधारण क्वेश्चन है। यदि घरों की बात किया जाए तो आप 220 वोल्ट या 230 वोल्ट कह सकते हैं, इससे ज़्यादा घरों में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया है, क्योंकि भारत में यदि बात करें घरेलू आपूर्ति की तो ये जो माना गया है वो 220 वोल्ट माना गया है।
और 50 हर्ट्ज, ये ध्यान रखिएगा। फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज, बाकी वोल्ट की बात करें तो 220 वोल्ट से 230 वोल्ट तक, इससे ज़्यादा नहीं है। और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है भारत में। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को, सवाल नंबर 11, जिसमें पूछा जा रहा है कि 3 पिन प्लग में अर्थिंग पिन सबसे लंबी क्यों होती है। अब ये क्वेश्चन आपसे एक इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि दो जो यहाँ पे पिन होती है छोटी छोटी होती है और यहाँ पे पतली भी होती है, लेकिन बड़ी यहाँ पर एक देखने को मिलती है पिन और मोटी भी होती है, वो अर्थिंग की होती है। क्लियर है। लेकिन अर्थिंग की ये मोटी क्यों की जाती है, इसके पीछे का कारण क्या होता है। तो अर्थिंग पिन सबसे लंबी होती है और लंबी होने के पीछे कारण यह है कि यह पहले यहाँ पे जुड़ जाए और उपकरण को सुरक्षित करे। मतलब कि लंबी इसलिए किया जाता है कि सबसे पहले संपर्क में वो जो है विद्युत के वो आए और उसका जो काम है अर्थिंग का वो अपना काम कर रहे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पहले कनेक्ट होने और सुरक्षा के लिए इसको बड़ा और यहाँ पे लंबा किया जाता है, सॉरी मोटा किया जाता है, इसी कारण। ये क्लियर हो गया साथियों, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के सामने, ये आपका अगला सवाल 1 नंबर से शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मैंने कुछ रात को बनाया था और कुछ सुबह में, तो यहाँ पे थोड़ा सा काउंटिंग में दिक्कत हो गई है। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा को या विद्युत ऊर्जा कितने जूल के बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप इस तरह समझिए। 1 किलोवाट घंटा मतलब कि 1 KWH, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा मतलब 1 KWH। तो यहाँ पर आपका, आप किलो को पहले हटाइए तो ये आपका 1000 हो जाएगा, वाट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप करेंगे तो ये आपका 1000 वाट, ठीक है, गुणे। अब यहाँ पे आपका दिया गया था जो कि वाट आवर दिया गया है, तो आवर मतलब घंटे की बात किया जा रहा है, तो 3600 सेकेंड हम कर देंगे। तो ये आप 3600 सेकेंड करेंगे, तो 1000 वाट गुणे 3600 सेकेंड करेंगे, तो यहाँ पर आपको दशमलव कर दीजिए, यहाँ पे जितना जुड़े उसके अनुसार आप इस पर टैग कर दीजिए। तो ये आपका 3.6 गुणे, ये आपका 3 और यहाँ पे कितना है 3, तो ये आपका 3.6 हो गया। और गुणते 10 टू पावर क्या हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो दिया गया है, कितना दिया गया है 3.6 गुणे 10 टू पावर 6, कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो कोई नहीं दिया गया है। केवल यहाँ पे क्या दिया गया है, 36,000 जूल दिया गया है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे 36,000 जो जूल है वो ऑप्शन में सी दिया गया है, तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन लिख सकते हैं। या डायरेक्ट आप इसमें गुणा भी करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे 3.6 गुणे यहाँ पे 10 की घाते आप 6 भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट आप यहाँ पे इतना लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं साथियों, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 3,60,000 कर यहाँ पे लिखा गया है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ऑप्शन में जो देखा जाए वो यहाँ पे केवल यहाँ पे इतना लिखा गया 3,60,000, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ये आपका इतना हो गया, तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को, देखिए सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 में पूछा जा रहा है, यदि किसी परिपथ में वोल्टेज 12 वोल्ट और प्रतिरोध 6 ओम हो तो करंट कितना होगा। तो इसको ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करंट पूछा जा रहा है, लास्ट में क्या पूछा जा रहा है, करंट। तो करंट मतलब क्या, आई से इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पे वोल्टेज हमको कितना दे दिया गया है, तो 12 वोल्ट दिया गया है, मतलब कि भी का मान हमें मालूम है। और यहाँ पे 6 ओम मतलब कि आर का भी मान हमें मालूम है। तो आई बराबर भी यहाँ पर आर से निकालिए, तो आई आपका बाहर रह जाता है। तो आई बराबर भी मतलब भी कितना दिया गया है, 12 वोल्ट दिया गया है, और आर यहाँ पे 6 दिया गया है। तो ये आपका 6 दूना के 12 हो जाएगा। तो ये आपका 2 एम्पियर आ जाएगा। और ऑप्शन में 2 एम्पियर कौन सा दिया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। तो ए साथियों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो नियम है उसके अनुसार, मतलब कि विद्युत धारा वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच संबंध ज्ञात किया जा रहा है, ये यहाँ पर नियम के द्वारा। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 में पूछा जा रहा है साथियों कि विद्युत परिपथ में कौन सा घटक वोल्टेज को नियंत्रित करता है। तो वोल्टेज को नियंत्रित करने का काम किसका होता है, प्रतिरोध को होता है। तो प्रतिरोध क्या करता है, विद्युत धारा को नियंत्रित करता है और नियंत्रित करके वोल्टेज में
गिरावट उत्पन्न करता है। तो इसका उपयोग वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में ज़्यादातर किया जाता है। फिलहाल यहाँ पर हम क्वेश्चन पे ध्यान रखें, विद्युत परिपथ में कौन सा घटक वोल्टेज को नियंत्रित करता है? तो ये आपका नियंत्रित करता है जिसको बोला जाता है प्रतिरोध। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं। सवाल नंबर 4, जिसमें पूछा जा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम किसने दिया था? मतलब कि उस वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है। तो उनका नाम है माइकल फैराडे। हालांकि शार्ट में हम इन्हें फैराडे बोलते हैं। तो ये इनका पूरा नाम है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने ही बताया था कि किसी चालक में जब चुंबकीय क्षेत्र बदलता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ये किसने बताया? माइकल फैराडे में। और ये सिद्धांत कहाँ पे उपयोग किया जाता है? तो ये जो सिद्धांत है आपका जनरेटर में भी उपयोग किया जाता है और ट्रांसफार्मर में भी उपयोग किया जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर साथियों आपका सही हो जाता है ऑप्शन बी फैराडे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं सवाल नंबर 5 को। सवाल नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए यहाँ पर वेबर दिया गया है, टेस्ला, हेनरी और ओम दिया गया है, लेकिन वेबर हमारा सही हो जाएगा। वेबर हमारा क्या होगा साथियों? ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स की जो इकाई होती है वेबर होती है। और ये जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और जो क्षेत्रफल होते हैं उसके गुण के बराबर होती है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन में आपका जो सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को, सवाल नंबर 6 को। सवाल नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में विद्युत ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है? यांत्रिक से विद्युत में, या विद्युत से यांत्रिक में, या तापीय से यांत्रिक में, या कोई नहीं? तो साथियों डीसी जनरेटर जो होती है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और यहाँ पर किसका नियम प्रयोग किया जाता है? तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि इसके लिए हम फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम उपयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, ट्रांसफार्मर और यहाँ पे जनरेटर की केस में, वो भी डीसी में, हमेशा आपका फैराडे का नियम ही देखने को मिलेगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाता है, यांत्रिक से विद्युत। क्लियर हो गया साथियों? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 को। देखिए पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ क्यों उत्पन्न होता है? मतलब कि जो बैक ईएमएफ की बात किया जा रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात किया जा रहा है, ये क्यों उत्पन्न होता है? तो देखिए जब भी डीसी मोटर का आर्मेचर घूमता है तो उसमें बैक ईएमएफ आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि उत्पन्न होगा। और ये जो मोटर होती है, ये जो चीज होती है वो मोटर को ओवरलोड से बचाती है, मतलब कि यहाँ पे खराब होने से बचाती है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो मोटर के चलने के कारण क्या होता है? बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन में जो ए दिया गया है, ये ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। क्लियर हो गया साथियों? कोई भी दिक्कत होगा किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 को। देखिए सवाल नंबर 8 में पूछा जा रहा है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो जो ट्रांसफार्मर होता है वो काम करता है किस सिद्धांत पे? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। मतलब कि ट्रांसफार्मर फैराडे के जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत है उस पे कार्य करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं सवाल नंबर 9 को, जिसमें पूछा जा रहा है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का अनुपात क्या होता है? मतलब कि इसका जो अनुपात होता है, जो सही रेशियो होता है वो कितना होता है? तो इसका सही रेशियो होता है 1:1 का। कितना होता है? 1:1 का इसका रेशियो होता है, ध्यान रखिएगा। और ये कौन सा रेशियो की बात कर रहा है? तो प्राथमिक और सेकेंडरी दोनों का अनुपात आपका कितना होता है? 1:1 होता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन में आपका 1:1 जो दिया गया है वो बी ऑप्शन दिया गया है, तो बी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि घरों में उपयोग होने वाला प्लग टॉप कितने एम्पियर का होता है? तो अलग अलग घरों में अलग अलग यहाँ पे उपयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली यदि बात किया जाए घरों की, कि उसमें जो प्लग टॉप होता है वो कितने एम्पियर का होता है? तो उसमें आपको 5 एम्पियर, 15 एम्पियर का यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो कि इसमें पंखा, बल्ब, टीवी, इसके उपकरण में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 5 से 15 तक, ठीक है, जिसमें आप पंखे का भी उपयोग कर सकते हैं। छोटे उपकरण जैसे कि पंखा, बल्ब, टीवी हो गया,
और भी बहुत सारी चीज़ें होगी, छोटी हो गई, जो इसमें उपयोग करते हैं। तो ये 5 एम्पीयर में आती है। बाकी अभी हैवी की बात करें, जैसे गीज़र हो गया, मोटर हो गया, और भी मशीनें हो गई जो मोटर के द्वारा चले, तो ये सभी जो होती है 15 एम्पीयर की होती है। ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे कह सकते हैं 5 एम्पीयर से 15 एम्पीयर। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि फ्यूज का मुख्य कार्य क्या है। तो फ्यूज का मुख्य कार्य क्या होता है, फ्यूज किस लिए लगाया जाता है। तो फ्यूज इसलिए लगाया जाता है कि विद्युत सर्किट को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाया जाए। मतलब कि यहाँ पे फ्यूज लगाने का मतलब ये है कि जब भी यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो तो उस समय जो है फ्यूज अपने आप को नष्ट कर ले और आगे धारा प्रवाहित ना हो, और कोई भी किसी भी तरह का और भी यहाँ पे क्षति ना देखने को मिले। ऐसे आप कह सकते हैं, मतलब कि ओवरलोड से और शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हम फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया साथियों। यदि आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा।